चीन को लेकर के मतलब मैं दर्शकों के लिए थोड़ा समझना चाह रहा था, क्योंकि जो हम चीन का नाम सुनते हैं, अब जैसे ये दोनों लाइट है, ये बेस्ट इन क्लास है और ये चाइनीज़ कंपनी बना रही है। ड्रोन में आप देखो DJI, वो वर्ल्ड क्लास ड्रोन सब बना रहे हैं। उसी तरह फ़ोन में भी, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, इन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ ये पहुँचे हैं उसकी भी एक पूरी जर्नी रही है। तो जैसे आपने बोला ना कि हमें सीखना था, उसके लिए हम चीन ही जा सकते थे, क्योंकि वही इस स्केल पे जो है इस तरह काम कर रहा था। चाहे टैलेंट हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेज हो, कितना इजीली जो है चीन में आप एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हो, क्योंकि वो कटिंग एज टेक पे काम कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को ये सब सुन करके हो जाता है, तुम प्राउडली इंडियन कह रहे हो अपने आप को, और इसमें तुम तो चीन में जाके सीख के आए। तो भाई और कहाँ सीखेगा आदमी? वही एक इंडस्ट्री थी जो आईफोन के भी कंपोनेंट्स वही बना रही है, जो वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड है। मैं थोड़ा सा एक चाइनीज वर्क कल्चर के भी बारे में समझना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने जितनों से अभी तक बात की, एक हमारे मतलब मित्र ही हैं, स्कूल के सीनियर हैं, तो वो बैटरी, लिथियम की बैटरी टेक्नोलॉजी में है, फिर सोलर पैनल्स में है, उनका एक अलग बिजनेस है। वो भी बताते हैं कि चीन जिस स्केल पे कर रहा है, वहाँ पे जब आप जाओगे देयर इज़ लॉट टू लर्न। ये नहीं ठीक है भारत चीन युद्ध कर रहा है डोकलाम में, वो एक अलग इशू है, बट ये भी एक रियलिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को उन्होंने बहुत अच्छे से क्रैक किया है। थोड़ा समय वहाँ का कल्चर क्या है उसको मैं समझना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि कंट्रीज़ की लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको दिशा क्या लेनी है, क्योंकि जो दिशा है वो सदियों तक चलती है, एक बार स्टार्ट हो गई तो, और वो मतलब इजीली रिवर्सिबल भी नहीं होती है। जैसे अगर आप देखें 80s में हमारी इकॉनमी और चाइना की इकॉनमी सेम थी, सिमिलर लेवल थी, ठीक है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपने अलग क्या किया कि आप यहाँ आए और बाकी बंद हो गए, वैसे अगर वो वहाँ का पूछेंगे तो जो डायरेक्शन उन्होंने ली और हमने ली वो बहुत अलग अलग थी। उनकी डायरेक्शन क्या थी? उनकी डायरेक्शन थी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल बिल्डिंग पे, ठीक है। हमने जब ग्लोबलाइजेशन करा तो हमने स्किल पे फोकस नहीं किया, हमने एक मार्केट ओपन करी, ठीक है। उसमें हमने जो भी चीपेस्ट काम होता है दुनिया में वो हमने उठा लिया, जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। BPOs, कॉल सेंटर्स, कोडिंग, ठीक है, ये सब काम हमने उठा लिया, करेक्ट। और जो चाइना ने काम उठाया वो स्किल का काम उठाया, टेक्नोलॉजी का काम उठाया। तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग फिर आगे जाके फिर वो अब R&D में बहुत आगे निकल गए, राइट। उनके पेटेंट्स बहुत सारे हो गए। तो वो जो 80s के का जो समय था वो बड़ा क्रिटिकल था डिसीजन मेकिंग में। जब चीन लीप ले रहा था तो उस वक्त भारत ने क्या ऐसी पॉलिसी मिस्टेक्स की जिसके कारण हम इतना पीछे रह गए और चीन इतना आगे हो गया कि हमें वहाँ सीखना पड़ रहा है, या वहाँ के लोग यहाँ बनाते हैं तो उसके साथ इंटीग्रेशन होता है और फिर हम उसको अपने धरातल पर उतार पाते हैं? वो क्या पॉलिसी लेवल की मिस्टेक्स थी? वो जो मुझे लगता है कि हमने 2004-5 के आसपास कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिनसे कि हमारे यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट करने पे ड्यूटी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पे ड्यूटी या तो थी नहीं या कम थी, जो फिनिश प्रोडक्ट। मतलब हम पूरा का पूरा फ़ोन विदेश में बनाए और इंपोर्ट कर लें, उस पर ज़ीरो ड्यूटी है, और हम यहाँ बनाना चाहें तो उसको कम्प्लीटली किल कर दिया गया एक तरह से। और कंपोनेंट पे ड्यूटी थी, अगर आप कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हो उसी फ़ोन के। मतलब जैसे हम फ़ोन बना रहे हैं तो हम डिस्प्ले मंगवा रहे हैं तो उस पर ड्यूटी है, कैमरा मंगवा रहे हैं उस पर ड्यूटी है, और ये सब ख़त्म कब होता है? ये मतलब ये पॉलिसी चेंज कब होती है? ये 2014-15 में ये पॉलिसी चेंज हुई। अच्छा। जब ये रियलाइज़ किया गया कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो डॉलर का यूजेज है, वो ऑयल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गया था। अच्छा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ रही थी हमारे देश में, तब ये रियलाइज़ किया गया कि ये इतने हम डॉलर क्यों स्पेंड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी। फिर उसका रीज़न आइडेंटिफाई हुआ और फिर पॉलिसी लेवल के चेंजेस हुए। तो इसीलिए 2015 से जो मेक इन इंडिया और ये सब चालू हुआ, तो उसमें ड्यूटी, सबसे पहले ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया गया कि जो इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, उस पर प्रोडक्ट पे ड्यूटी होनी चाहिए, ना कि कंपोनेंट्स। और उस वजह से उस कंट्री का कल्चर डिफरेंट हो गया और हमारा कल्चर डिफरेंट हो गया।
जैसे हमारे यहाँ पे तो हम बहुत प्राउडली जो है हम ये कहते हैं कि हम MNC में काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड था। बट वहाँ पे क्या था कि हम अपने देश के स्किल या जो भी टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और प्लस क्योंकि जिस तरीके की वो कंट्री है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनते हैं और इजी हो जाता है फॉलो करवाना। एग्जैक्टली तो वहाँ पे आप जो डायरेक्शन देंगे वो आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो वर्क कल्चर में जैसा है, मतलब एक और फंडामेंटल चीज़ है कि जो हमेशा कहता हूँ कि हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही है कि हमने इंग्लिश सीख ली, ठीक है। और इंग्लिश से क्या है कि आपको बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, राइट। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो। आप जर्मनी से लेके आप जापान देख लीजिए, जापान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, इसराइल ले लीजिए, इनको इंग्लिश नहीं आती है, राइट। बट हमने इंग्लिश को माना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कुछ करना है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारी कंट्री का कल्चर बन गया। आप इससे क्या है कि आप अमेरिका और ब्रिटेन से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हो, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज आपको समझ आती है और वहाँ जो हो रहा है उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हो। अब डिफरेंस क्या है कि उनकी GDP इज़ फार हायर देन आवर्स, कोई कंपैरिजन है नहीं, ठीक है। उनके कंपैरिजन हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमें वर्क कल्चर चाहिए वहाँ का, क्योंकि हमको दिखता है, हमें वो समझता है, राइट। 4 days 5 days जो भी होता है वो हमें वो चाहिए, हम उस कल्चर को फॉलो करते हैं। वो कल्चर वो है जो कि बहुत अमीर का कल्चर है। मतलब गरीब आदमी बोले कि नहीं मैं अमीर आदमी की तरह सुबह 12 बजे उठ के फिर काम पे जाऊंगा, तो वो तो नहीं चलेगा उसके लिए। तो जो चाइना में कल्चर बनाया उन्होंने, काफ़ी हाईली स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, आपको जितने घंटे काम करना है आप उतना करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वर्क की बहुत बड़ी वहाँ पे वैल्यू है और वो उसको बहुत काफ़ी वैल्यू करते हैं। जैसे इनफैक्ट ओरिएंटल कंट्रीज़ में कल्चर बहुत इस तरीके के, जैसे आप कोरिया की बात कर लीजिए, वहाँ पे हायरार्की क्या है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। सबसे पहले कंट्री है कि कंट्री के लिए कभी भी जाना पड़ जाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कंट्री के लिए जाना है। उसके बाद है आपकी कंपनी, उसके नीचे आपकी फैमिली, उसके नीचे है आप। ये वहाँ का कल्चर है, सेट है। तो विच मीन्स मुझे पता है अगर कंपनी ने बुलाई तो कंपनी को कुछ करना है, तो आई हैव टू डेडिकेट माई सेल्फ कंप्लीटली टू द कंपनीज कॉज, राइट। हमारे यहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, हमारा काफ़ी ज़्यादा लिबरल कल्चर है, वी हैव वांट ऑल फ्रीडम्स एटसेट्रा। वो एक कल्चर का फ़र्क है, वो इसमें प्लस माइनस अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो चलो सेकेंडरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं करा जा, इसमें भी करा जा सकता है। तो जो उन्होंने चाइना ने डायरेक्शन पकड़ी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया जो बिल्कुल लो वैल्यू का काम था, उसके बाद ने हाई वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो उन्होंने ये समझा कि सारा जो टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है पेटेंट्स में है। जितने आपके पास पेटेंट्स होंगे उतना आपका कंट्रोल होगा टेक्नोलॉजी पे। और फ्यूचर की लड़ाई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, फ्यूचर की लड़ाई जो है टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। टेक्नोलॉजी लड़ाई क्यों है? क्योंकि आप एक पूरे विश्व पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है तो। जैसे आज जितने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं तो आपका बिहेवियर क्या होगा वो वहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली यू कैन रूल द वर्ल्ड विदाउट एक्चुअली बीइंग देयर फिजिकली प्रेजेंट। तो उनको ये बात समझ आ गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेटेंट बढ़ाने में काम किया। जैसे आज से 10-12 साल पहले चाइना जो पेटेंट फाइल करता था, रफली उनको लगभग 1 लाख के आसपास पेटेंट मिलते थे और अमेरिका को मिलते थे 6 लाख पेटेंट साल भर में, और हमें मिलते थे 30,000। अब 10-12 साल के बाद सिचुएशन ये है कि अब चाइना को मिलते 10 लाख, अमेरिका को मिलते हुए 5-6 लाख मिलते हैं और हमें मिलता है 1 लाख। तो उन्होंने जो लीप लिया टेक्नोलॉजी में और वो अमेरिका से भी आगे निकल गए,
वो भी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। अब जैसे कल्चर कैसे बिल्ड होता है, जैसे आज आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे 25 साल बाद इस कंट्री में कोई भी चेंज लाना है, राइट? वो चेंज कहाँ से आएगा? चेंज तो आपके सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में आएगा कि आज जो मैं पढ़ाई करवाऊँगा, 20 साल तक पढ़ाऊँगा तो 25वें साल में उसका आउटपुट आएगा। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा एक इशू रहा है कि जब आप तब हम कहते हैं कि भाई सबको पढ़ाओ, तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था, बट वो पढ़ाई की 20 साल की पढ़ाई के बाद, 25 साल की पढ़ाई के बाद होगा क्या, इसका कोई प्लान नहीं था। अब ये आज फिलहाल ये होता है क्योंकि हमारी बहुत यंग कंट्री है, 26-27 साल की हमारी एवरेज एज है पूरी कंट्री में, तो विच मीन्स प्रैक्टिकली एवरीबडी नीड्स अ जॉब, राइट? और वो जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ वो तब सोचे नहीं गए कि जब ये पढ़ लिख के इतने सारे लोग निकलेंगे तो वो करेंगे क्या, राइट? तो वो साधन नहीं आपने बनाए उसके। तो इस वजह से जैसे अभी मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट करनी है, वो तब अब इन अ वे हम थोड़े लेट हो गए इसमें, तो कैचअप गेम चल रहा है क्योंकि इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करनी है और इस काम को करने में टाइम भी लगता है क्योंकि कंपटीशन भी, आपको चाइना से कम्पीट भी करना है और वहाँ से इकोसिस्टम शिफ्ट करके इंडिया में लाना है, तो वो भी तो कुछ करेंगे अपनी तरफ से, कंपटीशन है, दे विल नॉट अलाउ इट यू ऑन ए प्लेटर, वो भी अपनी एफर्ट लगाएंगे। या वियतनाम में जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो आपको उसको फाइट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक कंट्री के कल्चर को बनाती हैं कि आपका वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपका वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, आपकी वहाँ पे कैपिटल की अवेलेबिलिटी क्या है, और आपका जो इन्वेंशन का जो इकोसिस्टम है वो आपने बिल्ड किया कि नहीं किया। तो ये पूरा चेन जब बनता है तो आपका एक कंट्री का कल्चर चेंज होता है, विच चाइना हैज़ बीन एबल टू डू।